अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 19 जून 2025 और जुमेरात के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बड़े सगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है। मैं तकरीबन 30 घंटे के बाद इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लौट रहा हूँ। मैं सब चीज़ें देख रहा हूँ मुसलसल, और मेरे सामने 3 बुनियादी किस्म के सवालात हैं। एक तो सबसे बड़ी वो डेवलपमेंट जिसके हवाले से आप बहुत से तबसरे सुन चुके हैं, उसकी खबरें सुन चुके हैं, उस पर पॉडकास्ट सुन चुके हैं, अखबारों की खबरें पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जिन्हें अब टाइटल उन्होंने ले लिया है फील्ड मार्शल का, उनके दरमियान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के दरमियान जो लंच मीटिंग हुई है कैबिनेट रूम के अंदर, जो 1 घंटे की पहले स्केड्यूल की गई थी दोपहर के 1 बजे से 2 बजे तक, लेकिन फिर वो 2 बजे से आगे चलती रही। और ISPR का ये कहना है कि वो तकरीबन 2 घंटे की मीटिंग थी, इतनी इंपॉर्टेंट उसमें बातें हो रही थी और इतना इन्हमाक था, इतना उसके अंदर इंटरेस्ट था। उसका नेट आउटकम क्या निकला? जैसा कि मैंने कहा कि इसके हवाले से बहुत से तबसरे, बहुत सा एनालिसिस सब सुन चुके हैं, लेकिन मेरा आप एनालिसिस सुनेंगे तो शायद थोड़ा सा चीज़ों को आप मुख्तलिफ तरीके से देखने लगें। और इसका आउटकम पाकिस्तान के लिए क्या है, इसका आउटकम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इसका आउटकम ईरान के लिए क्या है, और इसका आउटकम हिंदुस्तान के लिए क्या है। ये 4 इसको मजीद जाविये, ये पहलू, ये एंगल्स हैं इसको देखने के। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल है कि ईरान के ऊपर 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स कि मैं बहुत बड़ा फैसला करने वाला हूं, जब वो G7 से वापस लौट रहे थे, फिर उनका कहना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं हमला करता हूं या हमला नहीं करता, मैं उसके बारे में देख रहा हूं। तो तवक्को ये थी कि 24 घंटे में कुछ होगा, लेकिन अब उसमें ऐसा लगता है कि एक डेडलॉक है और मजीद 24 घंटे या 36 घंटे तक, या हो सकता है कई दिनों तक उसमें कुछ भी ना हो सके। उसकी क्या वजह है? इसराइल एग्जॉस्टेड नजर आता है, ऑफ कोर्स ईरान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इसराइल भी बहुत एग्जॉस्टेड नजर आता है, और अमेरिका की एक्टिव मदद और इंटरवेंशन के बगैर इसराइल कोई बहुत आगे जाता नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि इसराइली अगले 24 या 48 घंटों के अंदर एक डेस्परेट मूव कर सकते हैं, जिसमें वो इमाम आयतुल्लाह जो खामेनाई हैं, इस जो ईरान के आयतुल्लाह अली खामेनाई हैं, उनको भी वो टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी क्या वजह हो सकती है। प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत मानाखेज एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक की पीटर्सबर्ग के अंदर, जो रूस का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है मॉस्को के बाद, और वहाँ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इस हवाले से दिए। तो ये सब चीज़ों की तरफ मैं चलना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको याद करवाऊंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, बेल आइकन, तमाम यूट्यूब के ऑल नोटिफिकेशंस को खोलें। इसी तरह जो व्हाट्सएप चैनल आपसे बराह रास्त राब्ते के लिए, डायरेक्ट लिंक के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं देता हूं मुसलसल, आपको पिन ट्वीट में, डिस्क्रिप्शन के अंदर देता हूं, इसके एंड स्क्रीन्स में देता हूं, उसे ज्वाइन करें, दैट रियली हेल्प्स। अब आए हम इस चीज के ऊपर जो पेन हमारा टॉपिक है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके दरमियान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो मीटिंग हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्टीव विटकॉफ, जो मिडिल ईस्ट के उनके एनवॉय हैं और प्रेजेंट ईरान क्राइसिस में उनकी बेतहाशा गैर मामूली अहमियत है, उसके साथ मार्को रूबियो भी थे, जो सेक्रेटरी स्टेट होने के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA का एडिशनल चार्ज रखते हैं। दूसरी तरफ से पाकिस्तान के DG ISI आसिम मलिक, जो अब NSA का चार्ज रखते हैं, उस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग के हवाले से बहुत से कमेंट्स आप ज़्यादा पॉडकास्टर्स वगैरह की तरफ से आप देख चुके हैं। मैं अपने एक एक करके कमेंट आपके सामने रखता हूं। पहला पॉइंट यू नोट कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से कोई भी डिटेल्ड कमेंट इस पे ऑफर नहीं किया गया। बहुत ही मिसलीडिंग किस्म के, इक्का दुक्का किस्म के कमेंट जो हैं वो किए गए हैं। और जो अमेरिका के अंदर एक रीत है कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट इस किस्म की किसी चीज़ के ऊपर एक डिटेल्ड इनसाइड सोर्सेज से एक डिटेल्ड स्टोरी निकालते हैं 2-2,5-3 हज़ार वर्ड की। अभी उस किस्म की कोई स्टोरी हमारे सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद बहुत है कि अगले 2-3 दिन में न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट की इस किस्म की एक डिटेल स्टोरी हमारे सामने आएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि अमेरिकन साइड ने अपना क्या एजेंडा जनरल आसिम मुनीर उनकी टीम के सामने रखा और उनकी तरफ से क्या जवाबन कहा क्या। तो उसका वेट करेंगे तो डेफिनेटली आएगी। अच्छा, इसके साथ ये पॉइंट रखना भी जहन में बहुत ज़रूरी है कि इस किस्म की मीटिंग जो है वो ऑप्टिक्स के लिए की जाती हैं। ये जो मीटिंग है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पहली दफ़ा एक ऐसे जनरल के साथ जो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, एक फॉर्मल स्केड्यूल पे रख के लंच मीटिंग की है अपनी टीम के साथ। ये एक अनयूजुअल चीज़ है।
नॉन अमेरिकन हिस्ट्री में ऐसी चीज़ नहीं हुई। इसका बुनियादी मकसद दुनिया को ये मैसेज दिया है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ये मैसेज दिया है, अमेरिकन कांग्रेस को ये मैसेज दिया है और हम सबको ये मैसेज दिया है कि जनरल आसिम मुनीर को और उनके रजीम को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, लेजिटिमाइज कर लिया है, अप्रूवल दे दिया है। ये इस मीटिंग की प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस है और फिर ईरान के हवाले से इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बनती है। कहा क्या गया है? कहा यह गया है कि ट्रंप ने जो कहा है बहुत अजीबोगरीब है। अब ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की वोकेबलरी के मसले हैं कि वो ऐसी वोकेबलरी इस्तेमाल करते हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट या बड़े जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको मुनासिब नहीं लगती। उनके लिए उन्होंने कहा है कि आई एम ऑनर्ड टू मीट जनरल आसिम मुनीर। फिर उन्होंने कहा कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में उन्होंने बहुत दलेरी और जुर्रत से जो सीज़ फायर किया है उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता था। और फिर ये है कि साथ ही उन्होंने एक स्टेज पे ये भी कह दिया कि पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। फिर उनको एहसास हुआ कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया हूँ, इसका हिंदुस्तान में इफेक्ट होगा। तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन, फैंटास्टिक गाय। अब नरेंद्र मोदी के हवाले से ये बात इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि G7 के समिट मीटिंग में जो उनकी 2-2.5 दिन की वहाँ पे प्रेजेंस होनी थी उसको उन्होंने कट शॉर्ट किया ये कह के कि ईरान के हवाले से उनको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन करना है। वहाँ पर इस वजह से कट शॉर्ट करने की वजह से उनकी नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग नहीं हो सकी। ताहम वाशिंगटन पहुँचने के बाद और जनरल आसिम मुनीर से चंद घंटे पहले मॉर्निंग में उन्होंने 35 मिनट की नरेंद्र मोदी के साथ एक फ़ोन के ऊपर कॉन्वर्जेशन की, जिसमें अकॉर्डिंग टू द इंडियन सोर्सेज नरेंद्र मोदी ने पूरा जोर लगाया उनको ये बताने के लिए कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारे और आपके दरमियान जब पाकिस्तान के हवाले से बातचीत हो रही थी सीज़ फायर, रन अप टू द सीज़ फायर में, तो ट्रेड टॉक की कोई बात नहीं हुई जो आप बार बार जिसको दोहरा देते हैं। और पाकिस्तान के DGMOs और हिंदुस्तान डायरेक्टली इन टच थे और पाकिस्तानी DGMO की रिक्वेस्ट पे ये सीज़ फायर जो है किया गया। ये इंडियन अखबारों का रीड आउट है। ताहम उसके फ़ौरन बाद इंडियन अखबार नोट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा स्टेटमेंट दी कि मैंने सीज़ फायर करवाया हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान और लाखों लोगों की मैंने जान जो है वो बचा ली। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान की एक्सप्लेनेशंस को कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ताहम इंडियन सोर्सेस से हमें पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को वाशिंगटन इनवाइट करने की कोशिश की और हिंदुस्तानी साइड का रीड आउट उस पर यह है कि वो जनरल आसिम मुनीर और नरेंद्र मोदी के दरमियान बराह रास्त फेस टू फेस मीटिंग जो है करवाने का सोच रहे थे। इससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उस क्लास ऑफ डिसीजन मेकर्स को बिलोंग ही नहीं करते जिससे अमेरिका की ट्रेडिशनल प्रेसिडेंशियल क्लास आती है। बिकॉज अगर वो ऐसा सोच रहे थे कि मैं जनरल आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, उनके और इसे कहते हैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान मीटिंग कराऊंगा, जैसे किसी के घर में कोई खाने पे या डिनर पे आया होता है तो आप किसी और दोस्त को भी फ़ोन करते हैं कि यार देखो सब लोग आए हैं तुम भी आ जाओ। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की अजीबोगरीब किस्म की बेसाख्तगी है और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स हैं दुनिया की तारीख में वो इस तरह से सोचते ही नहीं है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं। बहरहाल हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि वो बहुत बिजी हैं, वो नहीं आ सकते। तमाम उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट किया कि आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाएं बहुत जल्दी, जिससे अपेरेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने उस इनविटेशन को कबूल कर लिया। अब हम देखते हैं कि वाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी एना केली जो है, उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मीटिंग की है जनरल आसिम मुनीर से उसकी बुनियादी वजह ये है कि जनरल आसिम मुनीर ने ये रिकमेंड किया है कि उनकी हुकूमत केस बिल्डअप करेगी और ये कोई भी हुकूमत केस बिल्डअप कर सकती है। और चूंकि वो एक रेलेवेंट पार्टी स्टेक होल्डर हैं सीज़ फायर के हवाले से कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर में डोनाल्ड ट्रंप ने जो रोल प्ले किया है उस पे डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। और आपको पता है, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की दिल की ख्वाहिश है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ओबामा को नोबेल प्राइज़ मिला था पीस का, उनको मिले। वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि मुझे नहीं देंगे, मुझे नहीं देते, मुझे कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा और मैंने इतना बड़ा सीज़ फायर करवाया और किसी ने एक अच्छी स्टोरी भी, यानी उनका मसला ये है कि मेरे आपके लिखने की स्टोरी की बात नहीं है, वो चाहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट या इकोनॉमिस्ट जो हैं या एक लंबी चौड़ी स्टोरी लिखें कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक तारीखी रोल प्ले किया और उनको बड़ा अफसोस है कि ऐसा किसी ने किया नहीं है। तो इसमें मतलब एक हकीकत हो सकती है कि जनरल आसिम मुनीर की ये बात या पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव जो है कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ISPR ने पाकिस्तान में जो स्टोरी पब्लिश करवाई है डॉन वगैरह में,
उससे ये कहा गया है, क्लेम किया गया है कि इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर की मीटिंग में ट्रेड के हवाले से, बायलैटरल ट्रेड और ट्रेड को बढ़ाने के हवाले से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, मिनरल्स के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से और क्रिप्टो करेंसी और इन तमाम चीज़ों के हवाले से बातचीत हुई है। ज़ाहिर है कि ये बहुत एग्जैजरेशन है, इस किस्म की बातचीत नहीं हुई होगी। असल बातचीत प्रिंसिपली तौर पर जिन चीज़ों की हुई है उसमें ईरान सबसे सर फहरिस्त है। अच्छा, तहम पाकिस्तान का अखबार जो डॉन है उसने ISPR का वर्जन देने के बाद ये ज़रूर एडमिट किया है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, कि ये मीटिंग जो है ये ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक सोर्सेज यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान एम्बेसी की एफर्ट्स के नतीजे में नहीं हुई, बल्कि इसमें बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से जो फ्रेंड्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के और बहुत से और जो इंटरेस्ट हैं उन्होंने इसमें रोल प्ले किया है। दिस इज़ इनफैक्ट यूफेमिस्टिक, एक पोलाइट तरीका है ये कहने का कि इसको लॉबिस्ट्स ने इस मीटिंग को अरेंज किया है। अखबार का ये भी क्लेम है कि ये मीटिंग जो है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग से बहुत पहले से इसकी कोशिश हो रही थी और अप्रैल 2025 से सीरियसली इस पे काम हो रहा था। ये वही टाइम पीरियड है जब पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की मिलिट्री ने नए लॉबिस्ट बड़े महंगे जो हैं वो हायर किए। अब हिंदुस्तानी अखबारात ने बहुत ज़्यादा लिखा है, बहुत ज़्यादा इंडियन पेपर्स ने इस मीटिंग के हवाले से लिखा है और कोई शायद ही हिंदुस्तान का बड़ा अखबार होगा जिसकी इस पे हवाले से हेडलाइन नहीं है। उनका कहना यह है कि अमेरिका ने बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बेसेस मांगे हैं जो गालिबन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। मिनरल्स की डील पे बात हुई है और जनरल मुनीर ने इन रिटर्न हिंदुस्तान से मदद मांगी है, हिंदुस्तान से पानी का मसला रिजॉल्व करने के लिए, कश्मीर का मसला रिजॉल्व करने के लिए, एक जंग की सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए। और बाज़ हिंदुस्तानी अखबार का दावा है कि पाकिस्तान अमेरिका से लेटेस्ट जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो उसकी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं या 5.5 जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं जिसमें F-35 वगैरह हैं, वो पाकिस्तान ने मांगे हैं। अब ये मुझे अच्छा, अब ये जितना मैंने एक एक लाइन मैंने पढ़ ली है जो दुनिया में पब्लिश हुई है, मुझे ये समझ आई है कि किसी भी अखबार और किसी भी पॉडकास्टर के पास कोई इनसाइड व्यू इस स्टेज के ऊपर नहीं है। सब ने अपनी अपनी सोच समझ और बसात से स्पेकुलेशन की है। फॉर इंस्टेंस ये पाकिस्तान अमेरिका से F-35 मांग रहा है, आई डोंट रियली थिंक सो कि इसमें कोई हकीकत जो है हो सकती है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है इंडियन न्यूज़पेपर से कि वो ये समझते हैं कि और अमेरिका में भी जो कुछ वैसे छप रहा है इन जनरल, कि जनरल माइकल कुरेला जो सेंटकॉम के हेड हैं वो ईरान के हवाले से मसलसल ब्रीफिंग कर रहे हैं फ्रॉम अप्रैल टू द प्रेसिडेंट और वो मसलसल इसराइली साइड से इन टच हैं। और इस मीटिंग में भी जो जनरल आसिम मुनीर की मीटिंग हुई है ट्रंप के साथ, इसमें भी जनरल माइकल कुरेला जो सेंटकॉम के हेड हैं उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट इफेक्ट इसका ये है कि ईरान के साथ अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं जिसमें पाकिस्तान की और पाकिस्तानी बलूचिस्तान की इम्पोर्टेंस जो है वो बेइंतहा बढ़ जाती है। यानी कोई एक दिन का, एक हफ्ते का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट अब महीनों चलना है। और ये जैसे कि मैंने अभी आपको इशारा करके बताया कि माइकल कुरेला ने इसका एक स्टेज सेट किया है, तो आप ये समझ लें कि कई महीनों से इसके हवाले से बातचीत हो रही है कि ईरान को कॉर्नर करना है और उसको कॉर्नर करने के लिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे 9/11 के बाद अमेरिका में बहुत सी मीटिंग्स हुई और उसका नेट कंक्लूजन ये था जब हिंदुस्तान ने ऑफ़र किया था कि हम बेसिस ऑफ़र आपको करते हैं अफ़गानिस्तान पे तालिबान पे हमला करने के लिए, लेकिन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का एनालिसिस ये था कि नथिंग डूइंग, पाकिस्तान की मदद के बगैर आप अफ़गानिस्तान को टारगेट नहीं कर सकते। अब एक बार फिर ये कंक्लूजन है कि अगर ईरान को किसी भी तरह से कंस्ट्रेन करना है, दबाना है, कि फ्यूचर में उसके ऊपर कोई हमला करना है, यू नेवर नो कि क्या आउटकम हो, तो वो पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। अब ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन है, बिकॉज पाकिस्तानी अवाम टू द 99.99% एलीट को छोड़ के, एलीट तो खुद गर्ज होती है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए ये अजीब व गरीब सिचुएशन है कि ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान के रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल हो। इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि अल्टीमेटली जैसा कि मैंने दिसंबर 2024 में मैंने इस खदशे का इजहार किया था एक दो दफ़ा और फिर जनवरी में भी, कि अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप का माइंड बनाएगी CIA, सेंटकॉम, पेंटागॉन, इंटेलिजेंस एजेंसी, स्टेट डिपार्टमेंट और वो बाकी तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटली वही किया जो CIA ने उनको बताया, जो सेंटकॉम ने उनको बताया, और पाकिस्तान की जमहूरियत को और तमाम डेमोक्रेटिक स्ट्रगल जो है उसे उन्होंने अपेरेंटली पसे पुश्त डाल दिया है। जनरल आसिम मुनीर को इसके नतीजे में एक ऐसी लेजिटिमेसी मिल गई है जिससे 2027 तक तो कम अज़ कम वो बिल्कुल उनकी पोजीशन जो है वो एश्योर हो गई है और पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो एक तरह से बहुत कमज़ोर पड़ गई है। मतलब
तमाम इसका ये भी मतलब है कि पॉलिटिकल ओपनिंग्स भी पैदा हो सकती हैं, बिकॉज़ जब आप एब्सोल्यूट पावर में आ जाते हैं और एहतमाद में होते हैं, तब आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं, वो चेंज हो जाती हैं। अब आएँ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे यूएस एंगेजमेंट का नतीजा ये भी है कि पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर का जो रजीम है, वो पाकिस्तान में मीडिया स्पेस को कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। बिकॉज़ जब भी अमेरिका की एंगेजमेंट होती है, तो फिर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तवक्को होती है कि आप थोड़ा-सा हाथ होला रखें, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्पेस दें, ऑपोजिशन को स्पेस दें, मीडिया को स्पेस दें। इसका मतलब है ट्विटर खुला रहेगा, इसका मतलब है कि यूट्यूब वगैरह पे क्रैकडाउन बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो एक स्पेस होती है ऑपरेट करने के लिए, उसका रिज़ल्ट कुछ भी निकले, उसकी स्पेस में, मीडिया की स्पेस में आप इज़ाफ़ा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसको अब कल को अगर नहीं होता तो आप मेरे ऊपर गले मेरे पड़ जाएँ कि नहीं हुआ, आपने कहा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका एक आउटकम ये भी हो सकता है। पीएमएलएन और पीपीपी ने बड़ा वेलकम किया है जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात को, जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े इसमें बुलंद बांग दावे किए हैं, ट्वीट्स किए हैं। लेकिन असल हकीकत यह है कि पीएमएलएन, पीपीपी की, पाकिस्तानी मिलिट्री की और जनरल आसिम मुनीर की पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी अफादियत अब बड़ी थोड़ी रह गई है, कम हो गई है। और इनफैक्ट चूंकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी पॉपुलर है, तो उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस पूरे की पूरी जो ट्रांजिशन हुई है, इसे कैसे स्टडी करते हैं, और उनकी जो एक बिहाइंड द सीन नेगोशिएशन दोबारा शुरू होगी, मुझे पूरा यकीन है कि दोबारा शुरू होगी, उसमें वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं। बिकॉज अब तक उनको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो अब 2027 तक तो कहीं नहीं जा रहे, और उनको जो भी रिलीफ मिलेगी वो जनरल आसिम मुनीर की कंडीशंस को एक्सेप्ट करके मिलेगी। और उनका अब मुकाबला जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फील्ड में है, वो पीएमएलएन के साथ प्रिंसिपली तौर पे है। तो वो कैसे अपने आप को रिवाइज करते हैं, ये देखना है। ये अगले चंद दिनों और हफ्तों में ये चीज़ हमारे सामने क्लियर होकर आएगी। ताहम एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम खड़ा हो गया है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पूरे पाकिस्तानियों के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान का ये रजीम अब ईरान, यानी मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, जिस तरह मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, इस तरह मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है कि ईरान इस पूरी इक्वेशन के अंदर, और पाकिस्तान के रजीम और अमेरिका इसमें किस तरह से ये चीज़ जो है वो फिट होगी। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करनी, वो ये है कि अपने ज़हनों में अगर कहीं दूर पार से कोई एटम मॉलिक्यूल भी आपका है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तान की कोई मदद कर सकते हैं, तो ज़ीरो पॉसिबिलिटी इसकी है। इंडिया की पोजीशन बड़ी वेल डिफाइंड और क्लियर है, और इस पर वो एक इंच पीछे नहीं हटने लगे, और ना ही अमेरिका को बहुत ज़्यादा जोर लगा सकता है। सारा का सारा आउटकम ये होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्चुअल बाउंड्री के अंदर, इंटरनेशनल बाउंड्री में कन्वर्ट कर दिया जाए, आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को सूबों में कन्वर्ट कर दिया जाए, और हिंदुस्तान कश्मीर वाली साइड जो है उसे इंडिया के अंदर एब्जॉर्ब कर ले, जैसा कि उन्होंने कर लिया है। और इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकेगी, बिकॉज ये वो आउटकम है जो पाकिस्तान का जो प्रेजेंट रजीम है वो नहीं चाहेगा कि उसको इस तरह से दुनिया के सामने लाया जाए या एक्सेप्ट किया जाए। ताहम डोनाल्ड ट्रंप पानी के सिलसिले में, इंडस वाटर ट्रीटी में अगर वो जोर लगाएं, सिंसेरिटी से हिंदुस्तान पे प्रेशर डालें, तो उसमें वो डेफिनेटली तौर पे पाकिस्तान की मदद जो है वो कर सकते हैं। अब आए मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स की तरफ, जो फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा पाकिस्तान का एक इंटरनल प्रॉब्लम बन गया है, वो ये कि अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान में क्या हो रहा है। पहली चीज़ नोट करें कि छठा दिन है इसराइल और ईरान के हमले तो एक दूसरे पे जारी रहे, लेकिन अमेरिका की वो इन्वॉल्वमेंट जो 24 घंटे पहले लगता था कि शायद हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री अटैक ऑन ईरान, और जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि मैं हमला भी कर सकता हूँ, मैं हमला ना भी करूँ, मैं आई मे और मे नॉट डिसाइड, और ये कि मैं G7 समिट से वापस आ रहा हूँ, ईरान के बारे में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फैसला करना है। और जिसके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइवेटली हमले की इजाज़त दे दी हुई है, सिर्फ फाइनल उन्होंने उसे ट्रिगर करना है, ग्रीन लाइट उसकी देनी है, वरना अदरवाइज अमेरिकी फ़ौज हर तरह से तैयार है कि ईरान पे हमला करे। वो हमला नहीं हुआ, वो हमला ना ये कि ना हुआ है, ना लग रहा है कि अगले 24-48 घंटों में ऐसा कोई हमला होगा। अब हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन लग स्टेज के ऊपर नहीं लग रहा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसकी वजूहत जो हैं वो क्या है। मीनवाइल जो चीज़ मैं आपको बहुत सी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ, वो बेइंतहा किस्म का डैमेज है। यानी ईरान में तो डैमेज हुआ ही है, इसमें कोई शक नहीं। ईरान के डैमेज की भी फुटेज इतनी हमारे पास वैसे नहीं आ रही है जितनी, ये भी एक वैसे क्लैंडस्टाइन मूव है मीडिया के पार्ट पे, लेकिन डैमेज तो ईरान के अंदर भी हुआ है। लेकिन इसराइल के अंदर जो ईरान ने तबाही मचाई है, ईरान के मिसाइल्स ने, उसकी बहुत सी फुटेज हमारे सामने रॉयटर्स से, अमरीकी अखबारात से आ रही है, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। और वो ना सिर्फ हैफा की रिफाइनरी है, बल्कि तल अवीव पे बहुत ज़्यादा जोर है ईरानी मिसाइल्स का। तो वहाँ पे जो वाइड स्प्रेड स्ट्रक्चरल डैमेज है, उसको आप देखें। ये स्ट्रक्चरल डैमेज
اسرائیل کی تاریخ میں کوئی اسرائیل کی ایسی جنگ ہوئی نہیں اپنے کسی عرب نیبر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی جس کے نتیجے میں کوئی ایسا ملک ہوتا جو اسرائیل کے شہری علاقوں کے اندر ریزیڈینشل ایریاز کے اندر اتنا زیادہ تباہ کاری یا نقصان پہنچاتا، جس کے نتیجے میں پورے 6 دن میں تل اویو کی ساری پاپولیشن جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ بنکرز میں ہے، اپنے گھروں میں، اپنے فلیٹس اور اپنے اپارٹمنٹس میں نہیں رہ سکتی ہے، اور بے تحاشا ان کا مسلسل اس لحاظ سے نقصان ہوا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ویسے تو ایک ہاسپٹل کا بہت زیادہ اسرائیل کے پرائم منسٹر زور دے رہے ہیں کہ ہاسپٹل پہ اٹیک کر دیا، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس اور ملٹری ریلیٹڈ ریسرچ اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ تل اویو کے مختلف شہری علاقوں کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ اب مسلسل ایران نے ان پہ حملہ کیا۔ اسرائیلی سورسز یہ کہتے ہیں کہ اب تک کوئی ایران نے پورے 6 دن میں 400 کے قریب بیلسٹک میسلز جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر داغے ہیں، جس میں سے 40 کے اراؤنڈ جو ہیں انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ باقی سارے امریکن ایئر فورس نے اور اسرائیل کا جو ملٹیپل سسٹم آف ڈیفنس ہے، جس میں ایرو 3 ایرو 4 ہیں، جس کے اندر ڈوم ہے، جس میں ڈیوڈ سلنگ ہے، انہوں نے ان کو روک لیا ہے۔ تو یہ جو تباہی آپ دیکھتے ہیں یہ ان 40 میزائلز کی تباہی ہے۔ لیکن اگلی ایک خبر اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اس جنگ کا سارا آؤٹ کم ایک چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ کتنے رہ گئے ہیں، اور ایران کے پاس بیلسٹک میسلز کتنے رہ گئے ہیں۔ اب اسرائیلی ڈیفنس سورسز سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انٹرسیپٹرز ان کے پاس فنٹ سے، اور یہ انٹرسیپٹرز اس قسم کے ہیں جس کو دنیا میں کوئی بھی یورپ امریکہ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا، اور اسرائیل کے یہ جو انٹرسیپٹرز ہیں جس کے ذریعے وہ بیلسٹک میسلز کو روکتے ہیں، ان کی تعداد میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ اور ایران اس وقت ایران کے پاس اسرائیلی ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 2 سے 3 ہزار بیلسٹک میسلز تھے، اس لیے اسرائیل کا تمام تو زور یہ ہے کہ ان بیلسٹک میسلز کو بھی ڈسٹروائے کیا جائے، اور ان کی جو لانچر فیسلٹیز ہیں ایران کے پاس ان کو ڈسٹروائے کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف سے انفارچونیٹ فرام اسرائیلز پوائنٹ آف ویو یہ ہوا ہے کہ ایران کے جو بیلسٹک میسل لانچرز ہیں وہ موبائل ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور وہ مسلسل اپنی جگہ کو تبدیل کرتے ہیں، اور جو اسپائی نیٹ ورک تھا اسرائیل کا ایران کے اندر، اس کو ایرانی انٹیلیجنس نے بہت افیکٹولی ٹارگٹ کیا ہے، اور وہ اب تک درجنوں لوگوں کو اور درجنوں سینٹرز کو جو ہے وہ انہوں نے ٹرمینیٹ کر دیا ہے۔ تو وہاں پر اسرائیل کو اس میں پرابلم ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے اگر انٹرسیپٹر کم ہو جائیں گے تو پھر ایران کے حملوں میں شدت آ سکتی ہے، اور اپیرنٹلی ایران کے بیلسٹک میسلز کا ریزروائر اور اس کے لانچر فیسلٹی جو ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے، اور ایرانی حملے بھی اس وقت کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو اسرائیلی ڈیفنس فورسز، وہ یہ کیلکولیٹ کر کے کر رہے ہیں کہ آپ نے اسرائیل کے انٹرسیپٹرز کو آپ نے ایگزاسٹ کرنا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے حملوں کی نیچر میں تبدیلی کر دی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے گزشتہ 24 گھنٹے میں پیٹرز برگ میں ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ 2 4 چیزیں کہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا، ان سے سوال پوچھا گیا کہ رشیا کا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ تھا ایران کے ساتھ، تو آپ نے کچھ کیا نہیں اس کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ ہم سے جوائنٹ ڈیفنس مانگیں گے، لیکن ایران نے ہم سے اپنے ڈیفنس ایگریمنٹس میں کوئی جوائنٹ ڈیفنس نہیں مانگا، اور انہوں نے ہم سے اب تک کوئی ایسی ریکویسٹ بھی نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے ہمارے سے کوئی ایک جوائنٹ ایئر فورس ڈیفنس ایگریمنٹ کیا تھا۔ ان ادر ورڈز، ایرانی نہیں چاہتے تھے کہ وہ رشینز کے اوپر اس طرح کی ڈپینڈنس کریں۔ پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ بھی کہا کہ اب ان سے پوچھا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل حملہ کریں گے مزید اس کے اوپر فردوں پہ، جس کا مسلسل کہا جا رہا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ 30,000 جو پاؤنڈ والے بامز جو ہیں، جن کو بنکر بسٹر کہتے ہیں، ان کے ذریعے حملہ کریں۔ تو پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ کہا کہ ہم ہر چیز کرنے سے پہلے، ہر انیشیٹو لینے سے پہلے یہ سوچنا بہت ضروری ہے، فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا، اور ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں، اور ہم نے اب تک کیا اچیو کیا ہے۔ پھر انہوں نے اخباری رپورٹرز کو، جس میں دنیا بھر کا پریس تھا، ان کو انہوں نے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس اسسمنٹ یہ ہے کہ ایران کی جو انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر انرچمنٹ یعنی مٹیریل یورینیم انرچمنٹ فیسلٹیز ہیں، ان کو کسی بھی قسم کا خاطر خواہ نقصان اسرائیلی نہیں پہنچا سکے ہیں۔ نو دس از ویری سگنیفیکنٹ۔ دوسری انہوں نے چیز کی، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایرانین پبلک اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں ایران کی پبلک جو ہے وہ اپنے رجیم اور اپنی حکومت کے گرد اکٹھی ہو گئی ہے، اور پہلے سے کہیں زیادہ ایرانی متحد ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے دونوں جو پرنسپل آبجیکٹیوز ہیں، رجیم چینج، وہ سمجھتے ہیں کہ رجیم گر جائے گا، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوئی، بلکہ لوگ اپنی حکومت اور اپنے رجیم کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں، جو کہ جنگ میں ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ نیوکلیئر فیسلٹیز کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتے تھے تو ایسا وہ کچھ نہیں کر سکے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر سنا
मैं आप में से कोई, शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जिसने अब तक ये नहीं सुना कि अमेरिका के पास ऐसा बम है और इसराइल वेट कर रहा है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो है B-52 बॉम्बर्स के ज़रिए फेंके जाएँ। मुझे ये शक है इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ते हुए कि ये जो ख़याल और कयास है कि ये 30,000 पाउंड्स के बॉम्ब जो हैं ये फेंके जाएंगे और ये नतान्स की अंडरग्राउंड फैसिलिटी फर्डो को नेसेसरली डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसके बारे में अमेरिकन्स और इसराइलीज़ दावा तो करते हैं, लेकिन उनको 100% इसका यकीन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका रिस्क है कि अगर आप ये कर भी बैठें और उसके बाद भी फर्डो और नतान्स की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ तबाह ना हो, तो फिर आप क्या मुँह दुनिया को दिखाएंगे और अपनी पब्लिक को दिखाएंगे, उसकी क्या रीजनल इम्प्लीकेशंस होंगी, और ईरान को कितनी बुरी तरह से एम्बोल्डन कर देंगे। तो ये भी एक रिस्क है, जिसकी वजह से इसराइलियों ने एक चीज़ ये भी फ्लोट की हुई है कि वो एक कमांडो एयर अटैक कर सकते हैं, जिसमें क्योंकि उनको कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी मास्टरी है, तो उनके जहाज़ और गनशिप हेलीकॉप्टर एक जगह को, 1 मील की जगह को कंट्रोल कर लें फर्दों के आगे पीछे या नतान्स के आगे पीछे, और उनके कमांडो इन हंड्रेड्स वहाँ पे लैंड करें और नीचे जाएं और फिर नीचे पेनिट्रेट करें और वहाँ जाके एक्सप्लोसिव मटेरियल के ज़रिए ईरान की फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय वो कर दें। अब ज़ाहिर है कि ये अगर इसराइली इसको पब्लिसाइज़ करते हैं तो ईरानियों ने भी ये सोचा होगा। ऐसी चीज़ कहीं अफ़गानिस्तान में तो अमेरिकन्स नहीं कर सके, ये मुख्तलिफ सोमालिया और अल्जीरिया वगैरह में मोसाद ने ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर की हैं माजी में पैलेस्टीनियंस को टारगेट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री आगे से मौजूद नहीं थी इसको काउंटर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये भी चीज़ बहुत हद तक एक फ़िल्मी किस्म की कहानी है, और शायद ईरान के अंदर ये करना जो ख़ास करके इस किस्म के माहौल में ये उनके लिए मुमकिन जो है वो नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसराइल की तमाम तर चीज़ें इस स्टेज के ऊपर एग्जॉस्ट हो चुकी हैं और उनके पास कोई बहुत अच्छा हल या फार्मूला जो है नहीं है। ताहम एक ख़तरा यहाँ पे है, मैं आपके सामने उसको भी रखता हूँ। ये अब देखिए कि जो E3 कहा जा रहा है, ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी को यूरोपियन 3 कहा जा रहा है, वो मुसलसल इन टच हैं अब्बास अरगची के साथ, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और अब जो दिन शुरू हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ्राइडे को, इस फ्राइडे को जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड में E3 प्लस यूरोपियन यूनियन की और ईरानियंस की, अब्बास अरगची की मुलाकात होनी है। यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े इनको कर दिया है, वो डिपेंड तो कर रहे हैं यूरोपियन डिप्लोमेसी के ऊपर, लेकिन उन्होंने वाज़े कर दिया है कि हमें ईरान की तरफ से गारंटी चाहिए ज़ीरो एनरिचमेंट की। इसका मतलब है कि ईरान के पास जो एनरिच यूरेनियम है, ईरान उसको या तो अमेरिका के हवाले करे या उसको रशिया के हवाले करे, जैसा कि रशिया ने ऑफ़र की हुई है। लेकिन इसके रास्ते में रुकावट यह है कि जहाँ डोनाल्ड ट्रंप के कहते हैं कि मुझे ज़ीरो एनरिचमेंट चाहिए, दूसरी तरफ ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामेनेई, वो कहते हैं कि नहीं, ये ईरान की सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी के ख़िलाफ़ है और हमने किसी न किसी फॉर्म की एनरिचमेंट रखनी है। दैट एक्चुअली रेजेस अ वेरी डेंजरस पॉसिबिलिटी। इसका रिस्क है कि इसराइल जो कह रहा है कि अस्पताल के हमले के लिए अली ख़ामेनेई ज़िम्मेदार हैं, हालांकि अस्पताल में कोई जाँ बहक भी नहीं हुआ, मारा भी नहीं गया वहाँ पे, और वो हमला एक्सीडेंटल है इन द सेंस कि वो इनके मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के करीब था हॉस्पिटल। लेकिन इसका बहाना बना के इसराइल जो है वो अली ख़ामेनेई को असैसिनेट करने की कोशिश कर सकता है, अंडर द असम्पशन कि अली ख़ामेनेई को असैसिनेट कर दे तो सारी दुनिया कंडेम करेगी, लेकिन वो जो स्टैंड पॉइंट है कि ज़ीरो एनरिचमेंट होगी ईरान के अंदर यूरेनियम की, वो स्टैंड पॉइंट डिफीट हो जाएगा और बाकी बची कुची जो ईरानियन लीडरशिप होगी उसके साथ यूरोपियंस और रशियंस और अमेरिकन जो हैं वो नेगोशिएट कर सकेंगे। अमेरिकन की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर यूरोपियन E3 डिप्लोमेसी थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो फिर ईरानियन नेगोशिएटर वाशिंगटन आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की टीम से मिलने के लिए। और स्टीव विटकॉफ जो हैं, उसके बारे में वाइट हाउस ने ये कहा है कि स्टीव विटकॉफ, वही स्टीव विटकॉफ जो लंच मीटिंग में जनरल आसिम मुनीर के साथ थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो स्टीव विटकॉफ जो हैं वो अब्बास अरगची के साथ मसलसल फ़ोन पे इन टच हैं जून 13 से ऑनवर्ड्स, और बहुत जल्दी उनके दरमियान दोबारा एक फ़िज़िकल फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग जो है वो भी हो सकती है। कंक्लूजन इसका, अच्छा अब इसके रास्ते में, इन सारी चीज़ों के रास्ते में एक चीज़ को फैक्टर इन करें कि अमेरिका के अंदर ये जो पूरी जंग है ये इंतहाई गैर मकबूल है और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि खाली डेमोक्रेट कांग्रेसमैन, सेनेटर या मीडिया इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, इसकी मुखालफत रिपब्लिकन पार्टी का जो अपना मेगा का बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके अंदर से हो रही है। और वहाँ पर 3-4 तो बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने इसमें पोजीशन ली हुई है, जिसके अंदर कार्लसन है, जिसके अंदर स्टीव बैनन है, जिसके अंदर कैंडिस ओवन है, जिसमें मार्जरी टेलर ग्रीन है, और इन सब ने इसके खिलाफ बड़ी सख्त किस्म की पोजीशन जो है वो ली हुई है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी है। कंक्लूजन इसका क्या है?
कंक्लूजन इसका ये है कि अमेरिका के पास और इसराइल के पास इस स्टेज पे कोई भी बहुत अच्छी किस्म की आइडियल ऑप्शंस नहीं है ईरान के सारे मसले से डील करने के लिए, और उनकी बहुत सी जो असम्पशंस थी वो कामयाब नहीं हो सकी, और उनकी अब सारी रिलायंस यूरोपियन यूनियन E3+EU नेगोशिएशन के ऊपर है इस वक्त, और रशिया के ऊपर है, और इसराइल एग्जॉस्ट हो चुका है। और इस एग्जॉस्टन में इसराइल यही कर सकता है कि अली खामेनाई को कत्ल करने की कोशिश करे, अदरवाइज़ कोई बहुत अच्छी मिलिट्री ऑप्शन जो है उसके पास इस स्टेज के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और वो चाहे कि एक अमेरिकन इंटरवेंशन उसको मिल जाए। ये सारी की सारी सिचुएशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, हेल्ड इन अबेयंस है, ईरान के साथ ये जो मिलिट्री स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका और इसराइल का, अब इसने कई महीने चलना है, और ये तलवार जो है ये ईरान के ऊपर और हमारे ऊपर पाकिस्तान में लटकती रहेगी कि हमारा इसमें क्या इस्तेमाल है। ये इस वक्त का आउटकम है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।